गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो प्रीलिम्स बूस्टर का पहला टॉपिक देखते हैं हम आज, जो कि है फूड सिक्योरिटी एक्ट। तो नीति आयोग ने एक डिस्कशन पेपर अभी रिलीज़ किया है, जिसके अंदर कहा है उन्होंने कि क्या हमें नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंडर जो हम एलिजिबल हाउस होल्ड्स को फूड ग्रेन देते हैं जिस प्राइस पे, क्या हमें उस प्राइजेस को रिवाइज़ करना चाहिए, मतलब बढ़ाना चाहिए एक तरह से, या नहीं बढ़ाना चाहिए। ये उन्होंने रिकमेंडेशंस दी हैं अपनी। ठीक है, तो देखते हैं कि क्या है ये फूड सिक्योरिटी एक्ट, क्या प्रपोज़ल है उनका नीति आयोग का, और इसके इम्पैक्ट क्या होगा अगर उसका प्राइस को रिवाइज़ किया जाता है। ठीक है, तो आपको पता है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट हमारा जो 2013 में पास हुआ था, और फिर उसके बाद जो है सारी स्टेट्स ने उसको जब तक अपनाया तो 2013 में मोस्टली जो स्टेट्स ने उसको अपना लिया था। और उस एक्ट के अंदर था क्या कि एक लीगल राइट मिल रहा है लोगों को, पर्सन्स बिलोंगिंग टू जो एलिजिबल हाउस होल्ड्स हैं उनको जो एक लीगल राइट दिया गया कि वो सब्सिडाइज रेट पर फूड ग्रेन्स जो है उसको ख़रीद सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि राइस जो है वो 3 रुपये पर केजी, फिर वीट जो है 2 रुपये पर केजी, कोर्स ग्रेन जो होती हैं जो हमारी वो 1 रुपये पर केजी जो है, इस रेट पर जो है वो जो एलिजिबल हाउस होल्ड्स हैं, खासकर जो पुअर लोग हैं, वो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू जो है ये परचेज़ करते थे। ठीक है, तो जिस रेट पे जो गवर्नमेंट उनको देती है पुअर हाउस होल्ड्स को जो ये फूड ग्रेन्स, उसको हम कहते हैं सेंट्रल इशू प्राइसेस। ठीक है, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट एक तरह से, अब आप याद रखो कि जिस प्राइस पे उनको इशू कर रही है ये फूड ग्रेन्स, तो उसको हम सेंट्रल इशू प्राइसेस कहते हैं। तो इस प्राइस का जो है अगर ऊपर या नीचे होना जो है उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा हमारी एग्रीकल्चर की मार्केट पे पड़ता है। ठीक है, तो इसीलिए इसको जो है इस प्राइस को जो रिवीजन बहुत टाइम से नहीं की गई है। अब एलिजिबल हाउस होल्ड कौन कौन से हैं? सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 3 ऑफ जो हमारा फूड सिक्योरिटी एक्ट है उसके अंदर जो एलिजिबल हाउस होल्ड्स हैं वो दो तरह के हैं। सबसे पहले तो प्रायोरिटी हाउस होल्ड्स हैं, दूसरे वो लोग हैं जो अंत्योदय अन्न योजना जो हमारी स्कीम थी उसमें कवर्ड थे, उनको इसी के अंदर जो है हमारी नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट इसके अंदर ही सबस्यूम कर दिया गया। तो जो प्रायोरिटी हाउस होल्ड्स हैं उनको तो 5 kg ऑफ फूड ग्रेन पर पर्सन, ठीक है, अब यहाँ याद रखो ये पर पर्सन है, पर पर्सन पर मंथ मिलता है। और जो अंत्योदय अन्न योजना वाले लोग हैं उनको 35 kg पर मंथ जो है वो फैमिलीज़ को मिलता है एट द सेम प्राइसेस। ठीक है, इस प्राइसेस पे जो है ये 3 रुपये पर केजी जो ले सकते हैं वो, ये मैक्सिमम 35 kg की लिमिट है इसके ऊपर। ठीक है, फिर अब प्राइस रिवाइज करने की ज़रूरत क्यों है? जो एक्ट है उस एक्ट में ये प्रोविज़न था कि जब ये एक्ट शुरू होगा तो उसके जो 3 साल के बाद जो है इन प्राइजेस को रिवाइज़ किया जाएगा, जो ये 3 रुपये पर केजी, 2 रुपये पर केजी, 1 रुपये पर केजी जो है, क्योंकि एक तरह से इन्फ्लेशन भी आएगी, फिर जो है फूड ग्रेन के प्राइसेस भी मार्केट में इंक्रीज़ होंगे, तो इसको इंक्रीज़ करने का प्रोविज़न रखा गया था 3 साल बाद का। ठीक है, तो जुलाई 5 2013 को ये एक्ट जो है वो एनफोर्स हुआ। तो कायदे से जुलाई 5 2016 को ये जो प्राइसेस को रिवाइज़ करना चाहिए था, बट वट एवर रीज़न, चाहे पॉलिटिकल हो चाहे कुछ भी रीज़न हो, इन प्राइजेस को आज तक रिवाइज़ नहीं किया गया है। 4 साल उसके बाद भी बीत गए हैं, रादर 5 साल बीतने वाले हो रहे हैं, इन प्राइजेस को अभी तक रिवाइज़ नहीं किया गया है। इस साल के इकोनॉमिक सर्वे ने भी कहा है कि इन प्राइसेस को रिवाइज़ करना चाहिए, बिकॉज ये प्राइसेस बहुत लो हैं, इसको थोड़ा सा और रिवाइज़ करना चाहिए। और इवन जो हमारी जो एलिजिबल हाउस होल्ड्स हैं उनको भी एक बार रिवाइज़ करना चाहिए कि कौन कौन लोग जो हैं इसके लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, अब कवरेज देख लेते हैं कि कौन कौन से लोग, कितने लोग एलिजिबल बन रहे हैं इसके लिए। 75% जो रूरल पॉपुलेशन है वो इस एक्ट को के बेनिफिट्स के लिए एलिजिबल है। फिर 50% जो अर्बन पॉपुलेशन है वो इस एक्ट के बेनिफिट्स के लिए एलिजिबल है। तो ऑलमोस्ट सेंसस 2011 के हिसाब से 81.35 करोड़ पर्सन्स जो है वो NFSA का बेनिफिट्स ले रहे हैं। ठीक है, तो अब सोच लो कि हमारी पॉपुलेशन 135 बिलियन अगर हम लगाएं तो जो है 81.35% जो 81.35 करोड़ उसमें से जो लोग हैं वो इसके बेनिफिट्स ले रहे हैं। ठीक है, फिर जो है अब इन्होंने कहा कि इन प्राइजेस को जो है जो इन फिगर्स को, जो ये एलिजिबल हाउस होल्ड है, इनकी फिगर्स को रिवाइज कैसे किया जाएगा, एज पर द एस्टिमेट्स ऑफ
लेटेस्ट सेंसस डेटा, ठीक है। और जो ये NSSO का हाउस होल्ड कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे आता है, इसके बेसिस पे प्राइजेस डिसाइड होंगे और बेनिफिशरीज जो हैं वो जो है सेंसस डेटा के हिसाब से डिसाइड किए जाएंगे, ठीक है। तो 2013 के हिसाब से जो है वो बेनिफिशरीज 81.35 करोड़ है, ठीक है। लेकिन 2013 से लेके अब 2021 आ गया है, तो आपको लगता है, पता ही है कि पॉपुलेशन भी बड़ी होगी, ठीक है। इसीलिए जो स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज कह रही हैं कि जो बेनिफिशरीज है उसको फिगर को रिवाइज किया जाए, जो 81.35 करोड़ की फिगर है इसको रिवाइज किया जाए बिकॉज पॉपुलेशन हैज़ बीन इंक्रीज नाउ, ठीक है। तो नीति आयोग ने अब क्या प्रपोजल दिया, नीति आयोग ने कहा है कि अगर हम इसको रिवाइज करेंगे तो ऑफ कोर्स क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ी है तो और ज़्यादा बेनिफिशरीज इसके अंदर ऐड होंगे, ठीक है। तो उन्होंने कहा है कि इसको हम इस जो 70-50 की जो हमारी जो रेशियो है कि 75% रूरल पॉपुलेशन और 50% अर्बन पॉपुलेशन, इसको हम थोड़ा घटा के 60-40 कर देते हैं, ठीक है। कि 60% रूरल पॉपुलेशन को कवर मिलेगा इसमें और 40% अर्बन पॉपुलेशन को। अगर ऐसा किया तो जो करंट फिगर्स के हिसाब से जो NFSA जो है वो 71.62 करोड़ लोगों को कवर करेगा, ठीक है। पहले 81.35 करोड़ पीपल को कवर कर रहा था ये, और अब ये अगर करंट फिगर्स के हिसाब से जो है अगर ये हम रेशियो को कम कर देते हैं तो 71.62 करोड़ लोगों को कवर करेगा, ठीक है। सेंटर जो है अगर ऐसी ये इतने लोगों को कम कर देता है, मतलब ये फिगर्स कम कर देता है, तो 47,229 करोड़ रुपीस जो है वो सेव कर पाएगा जो है बेनिफिट्स में, जो बेनिफिट्स जो अदरवाइज देने पड़ते हैं, ठीक है। तो इतना रेवेन्यू सेव हो जाएगा एक तरह से। फिर अब जो है अगर हम इस फिगर को रिवाइज नहीं करते हैं, मतलब हम 75-50 ही रहने देते हैं जैसे कि पहले है, 75% रूरल पॉपुलेशन और 50% अर्बन पॉपुलेशन, तो अब क्योंकि पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है तो आज की पॉपुलेशन के हिसाब से ये फिगर 89.52 करोड़ पहुंच जाएगी, ठीक है। जो 81.35 करोड़ थी 2013 में, वो फिगर अब 89.52 करोड़ पहुंच जाएगी, जिसका मतलब 8.17 करोड़ पीपल जो है वो इस फिगर में और ऐड हो जाएंगे। तो मतलब क्या हुआ कि एडिशनल सब्सिडी बर्डन जो है 14,800 करोड़ रुपए का हर साल का बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये इम्प्लीकेशंस है। ऑफ कोर्स नीति आयोग ने ये सब डिस्कशन की है, ये डेटा रिलीज करके दिया है गवर्नमेंट को, फैसला तो गवर्नमेंट को ही लेना है कि क्या उनको वो 75-50 ही रेशियो रखनी पड़ेगी, क्या वो सेंट्रल इशू प्राइसेस को बढ़ाना चाहते हैं या नहीं। क्योंकि देखो इसमें अगर 1 रुपया भी बढ़ा तो या 1-1 रुपया भी अगर इसमें बढ़ाया गया तो गवर्नमेंट के लिए जो कॉस्ट है उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, बिकॉज यू कैन सी द बेनिफिशरीज़ कितने ज़्यादा हैं, 81.35 करोड़ बेनिफिशरीज़ हैं, और वो कितना ज़्यादा राशन परचेज करते होंगे, और उसकी वजह से जो है गवर्नमेंट की अगर 1 रुपया भी बढ़ता है तो उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट गवर्नमेंट के सब्सिडी बर्डन के ऊपर आ जाता है, ठीक है। तो ये फैसला अब गवर्नमेंट को लेना है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है साइबर अटैक्स। तो आपको पता है अभी पावर मिनिस्ट्री ने बोला है कि जो है जो अभी मुंबई में एक तरह से पावर आउटेज हुआ था अभी अक्टूबर में, तो उसके पीछे जो है वो चाइनीज़ हैकर्स का हाथ है, ठीक है। तो ये पावर मिनिस्ट्री ने कब बोला है, जब US की एक फर्म है जो कि साइबर सिक्योरिटी के डोमेन में काम करती है, रिकॉर्डेड फ्यूचर नाम है उस फर्म का, उन्होंने एक रिपोर्ट रिलीज़ की और जिसमें कहा कि मुंबई की जो आउटेज है उसके पीछे चाइनीज़ जो हैकर्स हैं, स्टेट स्पॉन्सर्ड हैकर्स। स्टेट स्पॉन्सर्ड कौन होते हैं, मतलब जो गवर्नमेंट के जो एजेंट्स होते हैं, जो गवर्नमेंट के हैकर्स हैं, गवर्नमेंट ने एम्प्लॉय कर रखा है उनको, ताकि वो इंडिया को या फिर रादर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को भी जो है वो साइबर अटैक से टारगेट कर सके। तो ये चाइनीज़ स्टेट स्पॉन्सर्ड हैकर्स जो है इन्होंने ही जो है हमारे मुंबई में पावर ग्रिड को हैक करके और ये मासिव पावर आउटेज को अंजाम दिया था, ठीक है। तो ये रिकॉर्डेड फ्यूचर रिपोर्ट का कहना है। तो इसी ही कंटेक्स्ट में पावर मिनिस्ट्री ने भी कहा है कि येस वी न्यू अबाउट दिस, और हमें ये जो जानकारी है ये ऑलरेडी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जो सर्ट इन है, जो कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम है, सर्ट इन, उन्होंने और NTRO का नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर जो है उन्होंने ये जानकारी दे दी थी, ठीक है। तो ये जो जानकारी है,
अब ये जो जानकारी है, अब ये पावर मिनिस्ट्री ने पब्लिक डोमेन में रखी है कि हमें ये इन्फॉर्मेशन पहले तो सरकारी सोर्सेज से मिल गई थी फरवरी 2021 में, और अब जो है इस इन्फॉर्मेशन को जो है एक तरह से ये यूएस की कंपनी ने भी पब्लिक डोमेन में कर दिया था। तो उसके बाद गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट किया है, यस इट इज़ ट्रू कि चाइनीज़ हैकर्स ने हमारे को हैक करने की ट्राई किया था। बट ऑफ कोर्स गवर्नमेंट ने बोला है कि हमने काफ़ी हद तक जो उनकी कोशिश थी चाइनीज़ हैकर्स की उसको नाकामयाब किया, और हमने एक बड़ा थ्रेट जो पावर हमारे नेशनल ग्रिड को एक तरह से थ्रेट हो सकता था उसको हमने टाल दिया। ठीक है। अब इसमें साइबर सिक्योरिटी और साइबर वॉरफेयर ये दोनों आइटम्स जो है वो न्यूज़ में है, तो देख लेते हैं क्या होता है ये। साइबर सिक्योरिटी एक बहुत ब्रॉड टर्म है जिसका पार्ट होता है एक साइबर वॉरफेयर। ठीक है, तो साइबर सिक्योरिटी इज़ अ वेरी ब्रॉड टर्म जिसमें सिविलियन और मिलिट्री दोनों फंक्शंस इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो साइबर सिक्योरिटी हम किसको कहते हैं? हम कोलोकियल टर्म्स में बोलें, मतलब हम देसी भाषा में अगर हम बोलें तो साइबर सिक्योरिटी, इवन दो साइबर सिक्योरिटी बहुत ब्रॉड टर्म है, लेकिन हम आम भाषा में साइबर सिक्योरिटी को सिर्फ सिविलियन डोमेन में ही इस्तेमाल करते हैं कि मतलब बैंकिंग सेक्टर की, हमारी इंडस्ट्री की, टेलीकॉम सेक्टर की जो साइबर सिक्योरिटी है उसको देखने को हम कहते हैं साइबर सिक्योरिटी। जबकि साइबर सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा पार्ट है, जो मिलिट्री डोमेन है वो तक भी जो है साइबर सिक्योरिटी का ही एक पार्ट होता है। ठीक है, लेकिन हम मिलिट्री डोमेन में जो ये साइबर अटैक्स होते हैं उसके लिए हमने एक अलग टर्म यूज़ करनी शुरू कर दी है, वो है साइबर वॉरफेयर। वो एक मिलिट्री फंक्शन है, और क्या होता है कि जैसे हमारी चाइनीज़ जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी है उनके जो चाइनीज़ मिलिट्री के जो हैकर्स होंगे वो हमारी मिलिट्री फैसिलिटीज़ पर अटैक करेंगे, फिर हमारी मिलिट्री डेटा को हैक करने की कोशिश करेंगे, तो वो साइबर वॉरफेयर है। या फिर वो उसको डिसेबल करने की कोशिश करेंगे, या तो इंडिया का क्या रिस्पांस होगा, इंडिया की डिफेंस साइबर एजेंसी कैसे काम करेगी, वो सब जो है उसको हम साइबर वॉरफेयर कहते हैं। ठीक है, साइबर सिक्योरिटी इवन दो इट इज़ अ ब्रॉड टर्म, बट हम साइबर सिक्योरिटी को आम भाषा में जो है उसको हम सिर्फ सिविलियन फंक्शंस तक ही सीमित रखते हैं। ठीक है, तो अब हम एन देख लेते हैं क्योंकि न्यूज़ में चल रहा है ये। तो एन क्या है? नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसको 2004 में बनाया गया। तो वो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जो होते हैं हमारे, उनके जो है अंडर आती है ये एन। तो और भी दो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो अब ये बेसिकली जो एन है ये हमारी जो आपको पता है रॉ उसका पार्ट होती है। ठीक है, उसी के साथ ही ये काम करती है एन। और एक हमारा होता है एविएशन रिसर्च सेंटर, और एक रॉ। ये तीन ऑर्गेनाइजेशंस इकट्ठे काम करती हैं, एक दूसरे के काम को ये कॉम्प्लीमेंट करती हैं, और ये नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरीट को रिपोर्ट करती हैं। और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरीट को कौन हेड करते हैं? नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र। तो ये उसके अंदर काम करती हैं, नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अब एन के अंडर जो है नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर जो है हमारा, वो एन के अंडर होता है। उन्होंने ही जो है वो जानकारी जो है हमारी पावर मिनिस्ट्री को दी कि आपको जो है जो पावर आउटेज हुआ था वो चाइनीज़ हैकर्स ने किया था। ठीक है, फिर एन को मैंने आपको बता दिया कि वो इंटेलिजेंस ब्यूरो और रॉ की तरह एक तरह से काम करती है। ये नॉर्म्स ऑफ कंडक्ट भी इनके ऐसी है, बहुत क्लासिफाइड फॉर्म में काम करते हैं। इनकी जो है इन्फॉर्मेशन ज़्यादा पब्लिक डोमेन में आती नहीं है। ठीक है, फिर एक सर्ट इन जो है वो भी न्यूज़ में है। ये देखो सर्ट इन और एन की NCII PC। एन तो हमने डिस्कस कर लिया, नाउ लेट्स सी व्हाट इज़ सर्ट इन। तो इसको भी 2004 में बनाया गया ये, लेकिन यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंडर आती है। ये अर्ली सिक्योरिटी वार्निंग देने की जो है इसकी जिम्मेदारी है, और क्या रिस्पांस होना चाहिए वो भी यही देखती है सर्ट इन। ठीक है, इसको डेजिग्नेट किया गया है IT अमेंडमेंट एक्ट 2008 के तहत कि सर्ट इन जो है वो ही हमारी नेशनल एजेंसी होगी इन द एरियाज ऑफ साइबर सिक्योरिटी। तो हमारी तरह समझ लो कि जो एक तरह से नोडल एजेंसी जो साइबर सिक्योरिटी के फील्ड में इंडिया में है वो सर्ट इन है। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो कि है द अपॉर्चुनिटी इंडेक्स 2021। तो ये लिंक्डइन, आपको पता है एक वेबसाइट है प्रोफेशनल्स जिसको यूज़ करते हैं एक सोशल मीडिया की तरह। ठीक है, तो वो लिंक्डइन ने जो है द अपॉर्चुनिटी इंडेक्स 2021 रिपोर्ट जो है वो रिलीज़ की है, जिसमें कहा है कि जो एवरेज वर्किंग वीमेन जो है जिनको रेज़ मिलना चाहिए था, प्रमोशन मिलना चाहिए था, या कोई वर्क ऑफर मिलना चाहिए था, लेकिन उनको ये नहीं मिला बिकॉज ऑफ देयर जेंडर,
वो कितनी है उनके नंबर, 60% जो है वो एशिया पैसिफिक रीजन में है ऐसा, ठीक है। कि हर, अब इंडिया का ये नंबर दिखा रहे हैं कि हर 5 में से 4 जो वर्किंग वुमेन है उन्होंने कहा है कि उनको जो है रेज इसलिए नहीं मिल पाया या प्रमोशन इसलिए नहीं मिल पाया या वर्क ऑफर इसलिए नहीं मिल पाया बिकॉज दे आर बेसिकली विमेन, ठीक है। तो उनके जेंडर की वजह से उनके साथ ये डिस्क्रिमिनेशन हुई है। तो ये बहुत ही हाई फिगर है। देखो इंडिया में 85% वीमेन को ऐसा लगता है कि उनके जेंडर की वजह से उनको प्रमोशन नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। तो ये रिपोर्ट जो है लिंक्डइन ने निकाली है, बस ये आपको याद रखना है। और ये कंटेंट आप जो है ये कि मतलब जो ये फिगर्स है ये आप यूज़ कर सकते हो। आपको कभी अगर जो है विमेन एट वर्क प्लेस एंड ऑल दैट अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है मेंस में, तो ये फिगर्स को आप यूज़ कर सकते हो कि अकॉर्डिंग टू द अपॉर्चुनिटी इंडेक्स 2021 रिपोर्ट एवरेज आई मीन 4 in 5 वर्किंग वुमेन इन इंडिया बिलीव दैट they have missed out on a raise, promotion और work offer because of their gender, ठीक है। तो ये डेटा जब आप अपने आंसर में लिखोगे तो आपके आंसर की क्वालिटी इंप्रूव होगी, ठीक है। तो इसलिए ये आपको शेयर भी किया गया है। प्रीलिम्स के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही है, लेकिन मेंस में आपके आंसर को भी ग्लोरीफाई करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग। तो ये एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग जो है यूएई की जो एयरफोर्स है वो हर साल करवाती है, और इसमें बहुत सारी कंट्रीज़ जो हैं वो पार्टिसिपेट करती हैं। फर्स्ट टाइम, याद रखो, फर्स्ट टाइम इसमें इंडियन एयरफोर्स जो है वो पार्टिसिपेट कर रही है यूएई की इनविटेशन की वजह से। तो इसमें यूएई के अलावा और इंडिया के अलावा यूएसए की, फ्रांस, सऊदी अरेबिया, साउथ कोरिया और बहरीन, इन कंट्रीज़ की भी जो एयरफोर्स हैं वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। ये अभी चल रही है एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग। और यूएई की जो एयरफोर्स है वो बेसिकली इसको होस्ट करती है। और जो है फर्स्ट टाइम, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है हमारे इसमें कि इंडिया ने फर्स्ट टाइम इसमें पार्टिसिपेट किया है, ठीक है। कॉम्बैट ऑपरेशंस कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में कैसे किए जाएँ, ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज़ कैसे बढ़ाया जाए, बेसिकली ये सब इसका एम है, इसलिए ये एक्सरसाइज की जाती है, ठीक है। अब इंडिया के पास एक तरह से अपॉर्चुनिटी आएगी कि वो अपनी नॉलेज को एक्सचेंज करे, एक्सपीरियंस को एक्सचेंज करे, और इंटर ऑपरेबिलिटी एक दूसरे की जो है एक तरह से एयरफोर्स के साथ हम कैसे काम कर सकते हैं उसमें हमको हेल्प मिलेगा व्हेन वी पार्टिसिपेट इन सच मल्टीलैटरल एक्सरसाइजेस, ठीक है। एक हमारा छोटा सा टॉपिक है मैरीटाइम इंडिया समिट। तो ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने वर्चुअली इसको इनॉग्रेट किया है अभी रिसेंटली, आपने देखा होगा। तो उसको ऑर्गेनाइज किसने किया था, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज ने। तो ये याद रखने की ज़रूरत है बस आपको, ठीक है। अब ये याद रखना कि इसको डिफेंस मिनिस्ट्री ने जो है ऑर्गेनाइज नहीं किया। आपको नाम से ऐसा लग रहा होगा कि नेवी से रिलेटेड कुछ है ये, बट नो, इसको मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज ने इसको ऑर्गेनाइज किया है। डेनमार्क जो है वो इसकी पार्टनर कंट्री है, 3 डे समिट है ये। और इंडिया ने इसमें अपना रोड मैप दिया है कि इंडिया मैरीटाइम सेक्टर में अगले 10 साल में क्या करना चाहता है, ठीक है। सो दीज वर आर टॉपिक्स फॉर टुडे। We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.